जय हिंद दोस्तों। स्वागत है आप सभी का आज के नए वीडियो लेक्चर में। दोस्तों, आज के नए वीडियो लेक्चर में हम लोग पढ़ने वाले हैं प्रधानमंत्री से सभी महत्वपूर्ण अनुच्छेद और महत्वपूर्ण तथ्य को देखते हुए हम लोग मंत्रिपरिषद और मंत्रिमंडल में अंतर को भी समझेंगे। दोस्तों, आज के वीडियो लेक्चर में आप लोग अंत तक जरूर बने रहिएगा ताकि हम लोग थियोरी के साथ साथ प्रीवियस ईयर क्वेश्चंस को भी सॉल्व कर पाएँ और आने वाले एग्ज़ाम के लिए आप लोगों के लिए काफ़ी महत्वपूर्ण सिद्ध हो। तो चलिए हम लोग क्लास को स्टार्ट कर लेते हैं। दोस्तों, छोटा सा रिक्वेस्ट है, यदि आपको इस क्लास का पीडीएफ चाहिए तो आप गैरवे सक्सेस टेलीग्राम ग्रुप को ज्वाइन कर सकते हैं। वहां से आपको आसानी से फ्री ऑफ कॉस्ट पीडीएफ डाउनलोड वहां आप कर सकते हैं। तो चलिए दोस्तों, यदि आप इस चैनल पर पहली बार विजिट कर रहे हैं तो चैनल को सब्सक्राइब जरूर कर लीजिएगा ताकि इस चैनल पर जो भी वीडियो हो वह आप तक सबसे पहले नोटिफिकेशन के माध्यम से पहुँच जाए। तो चलिए आज का क्लास स्टार्ट कर लेते हैं। दोस्तों देखिए, वैसे तो हम लोग पॉलिटी के कई सारे टॉपिक को कवर कर लिया है जो आपको इसी चैनल पर पॉलिटी के प्ले लिस्ट में अवेलेबल हो जाएगा। आप चाहे तो वहां से सभी वीडियो लेक्चर को एक एक करके वो भी चैप्टर वाइज देख सकते हैं। तो चलिए आज के क्लास को स्टार्ट कर लेते हैं। दोस्तों देखिए, भारत में संसदीय व्यवस्था अपनाई जाती है, ठीक है। और भारत में जो होता है वह राष्ट्रपति नाम मात्र प्रमुख होते हैं और प्रधानमंत्री जो होते हैं वह वास्तविक प्रमुख होते हैं। वही कहा गया है, भारत में राष्ट्रपति नाम मात्र के मुखिया होते हैं, वास्तव में प्रधानमंत्री ही अपने मंत्रिपरिषद के साथ मिलकर के सरकार चलाते हैं। दोस्तों, उम्मीद है इतना आपको समझ में आ गया होगा। तो चलिए आगे देखते हैं। दोस्तों, इसमें हम लोग सबसे पहले मंत्रिपरिषद और मंत्रिमंडल में अंतर को समझ लेते हैं ताकि देखिए आगे हम ज़्यादातर मंत्रिपरिषद और मंत्रिमंडल जैसे शब्द प्रयोग में आएंगे, इसीलिए हम लोग करते हैं मंत्रिपरिषद और मंत्रिमंडल को पहले ही समझ लेते हैं दोनों में अंतर क्या है। तो चलिए देखते हैं मंत्रिपरिषद। दोस्तों, मंत्रिपरिषद देखिए, मंत्रिपरिषद को इंग्लिश में कहते हैं काउंसिल ऑफ मिनिस्टर्स, ठीक है। मंत्रिपरिषद में 3 तरह के मंत्री होते हैं। पहले मंत्री होते हैं कैबिनेट मंत्री, दूसरे होते हैं राज्य मंत्री और होते हैं उप मंत्री, ठीक है। दोस्तों, कैबिनेट मंत्री जो होते हैं टॉप लेवल कह सकते हैं, यानी जो भी विभाग होता है उसके प्रमुख मंत्री कैबिनेट मंत्री कहलाते हैं। उनके सहयोग के लिए एक मंत्री दी जाती है, वह होते हैं राज्य मंत्री, है ना। और फिर राज्य मंत्री और कैबिनेट मंत्री दोनों के सहयोग के लिए जो मंत्री होते हैं वो होते हैं उप मंत्री, ठीक है। यानी कहने का अर्थ एक बार फिर मैं समझा देता हूँ, सबसे ऊपर के जो मंत्री होते हैं वह कैबिनेट मंत्री कहलाते हैं, जिनके पास एक विभाग होते हैं, वो विभाग के सर्वोपरि कैबिनेट मंत्री ही होते हैं। यानी जिस कैबिनेट मंत्री को जो विभाग सौंप दी गई है उस विभाग के सर्वोपरि वो कैबिनेट मंत्री ही होते हैं, ठीक है। वो कैबिनेट मंत्री उन सभी कार्यों को, यानी एक विभाग में बहुत सारे कार्य होते हैं, उन कार्यों को करने में काफ़ी टाइम लग सकता है या करने में काफ़ी असमर्थ भी हो सकते हैं। तो वैसे स्थिति में कैबिनेट मंत्री के सहयोग के लिए एक राज्य मंत्री दे दी जाती है, ठीक है। तो राज्य मंत्री क्या करते हैं, कैबिनेट मंत्री के सहयोग करते हैं, ठीक है। उनके बाद राज्य मंत्री और कैबिनेट मंत्री दोनों के सहयोग के लिए एक होते हैं उप मंत्री, ठीक है। ये तीसरे कैटेगरी के मंत्री होते हैं। अब देखते हैं दोस्तों, राज्य मंत्री 2 तरह के होते हैं। एक राज्य मंत्री वे होते हैं जो कैबिनेट मंत्री के सहयोगी होते हैं, ठीक है। यानी कहने का अर्थ कि राज्य मंत्री कैबिनेट मंत्री पर डिपेंड होते हैं, यानी उस जिस विभाग में राज्य मंत्री को रखा जाता है उस विभाग का जो निर्णय लेना होता है वह कैबिनेट मंत्री ही लेंगे, ठीक है। और दूसरा राज्य मंत्री जो होते हैं वह स्वतंत्र प्रभार होते हैं, यानी इन लोगों को छोटे छोटे विभाग दे दिए जाते हैं ताकि वे उस विभाग के निर्णय खुद ही ले सके। इसीलिए इन्हें स्वतंत्र प्रभार के राज्य मंत्री कहा जाता है। उम्मीद है आप ये तीनों मंत्री को समझ चुके होंगे। यानी कहने का अर्थ टॉप लेवल के जो मंत्री होते हैं वह होते हैं कैबिनेट मंत्री, उसके बाद होते हैं राज्य मंत्री, उसके बाद होते हैं उप मंत्री। दोस्तों, वैसे राज्य मंत्री कहने का अर्थ तो ऐसे समझ में आता है कि प्रत्येक राज्य का अपना एक एक मंत्री होगा, लेकिन ऐसा गलत है, ठीक है। राज्य मंत्री कहने का अर्थ ये होता है कि जो टॉप लेवल के मंत्री होते हैं यानी प्रथम यानी फर्स्ट कैटेगरी के, उनके सहयोग के लिए एक मंत्री दी जाती है जिसे राज्य मंत्री कहते हैं। और राज्य मंत्री भी 2 होते हैं, एक राज्य मंत्री और एक राज्य मंत्री स्वतंत्र प्रभार। इसको हम लोग समझ चुके हैं, ठीक है। दोस्तों, अब दूसरा बात ये आ जाता है कि मंत्रिमंडल क्या होता है। मंत्रिपरिषद तो हम लोग समझ चुके हैं, अब मंत्रिमंडल क्या होता है। दोस्तों, मंत्रिमंडल जो होते हैं वह
टॉप लेवल के मंत्री यानी कैबिनेट मंत्री और मंत्री प्रधानमंत्री दोनों को यदि हम जोड़ देते हैं तो वो बनता है मंत्रिमंडल। ठीक है, तो उम्मीद है मंत्रिपरिषद और मंत्रिमंडल में अंतर आपका समझ में आ गया होगा। इसी बात को हम लोग एक बार फिर से देख लेते हैं। देखिए, कैबिनेट मंत्री सरकार के प्रमुख मंत्रालय जैसे रक्षा मंत्रालय, वित्त मंत्रालय, गृह मंत्रालय आदि के प्रमुख होते हैं। यह अपने विभाग संबंधी निर्णय स्वयं ही लेते हैं, जैसे कि हम लोग अभी तुरंत जाने हैं। आगे देखिए दोस्तों, राज्य मंत्री कैबिनेट मंत्री के सहायक होते हैं और स्वतंत्र प्रभार वाले मंत्री अपना कार्य कैबिनेट मंत्री की भांति स्वतंत्रता से कर सकते हैं। उसके बाद देखिए दोस्तों, उप मंत्री जो होते हैं वह कैबिनेट मंत्री अथवा राज्य मंत्री को उनके प्रशासनिक, राजनैतिक और संसदीय कार्य में सहायता के लिए नियुक्त कर दिए जाते हैं। किनको दोस्तों? उप मंत्री को। हम लोग अब आगे देख लेते हैं। ठीक है दोस्तों, अब देखिए, अब हमारा अनुच्छेद स्टार्ट हो जाता है। उम्मीद है आपको मंत्रिपरिषद और मंत्रिमंडल कंप्लीट हो चुका होगा, स्पष्ट हो चुका होगा। तो चलिए आगे देखते हैं दोस्तों। अब देखिए, इसे बताया गया है अनुच्छेद 74। दोस्तों, अनुच्छेद 74 में जो कहा गया है, राष्ट्रपति की सलाह के लिए एक मंत्रिपरिषद होगा जिसका प्रधानमंत्री होते हैं। यानी कहने का अर्थ क्या हुआ? ठीक है, कहने का अर्थ यह हुआ दोस्तों कि राष्ट्रपति के सलाह के लिए मंत्रिपरिषद होगा, उनका जो प्रधान होगा वह होगा प्रधानमंत्री। ठीक है, ऐसा अनुच्छेद 74 में कहा गया है। फिर देखिए, अनुच्छेद 75 में जो कहा गया है वह कहा गया है प्रधानमंत्री की नियुक्ति राष्ट्रपति करेगा और अन्य मंत्रियों की नियुक्ति राष्ट्रपति प्रधानमंत्री की सलाह से करेंगे। दोस्तों, इसको आसान भाषा में समझने के लिए समझिए कि मतलब जिस दल की बहुमत होती है उस दल के एक प्रमुख नेता को, यानी उस दल वाले जिस व्यक्ति को अपना नेता चुनते हैं उसे राष्ट्रपति क्या करते हैं? प्रधानमंत्री नियुक्त कर देते हैं। उनके बाद उन्हीं के सहयोग से कहा जाता है कि आप लिस्ट दीजिए अपने पार्टी के जो भी सदस्य हैं उनमें से आप किसको मंत्री बनाना चाहते हैं। ठीक है, तो उन्हीं की सलाह से अन्य मंत्रियों की नियुक्ति करी जाती है। यह अनुच्छेद 75 कहा गया है। ठीक है, अब देखिए, वैसे तो प्रधानमंत्री मंत्री जब चुनना होता है तो बहुत सारे मंत्री को चुन सकते हैं, लेकिन कितना मंत्री चुनना है ना, और कैसे चुनना है उसकी देखिए अनुच्छेद 91वां संविधान संशोधन 2003 में यह स्पष्ट किया गया था। दोस्तों देखिए, इसमें जो कहा गया है, यह अनुच्छेद कहता है कि मंत्रिपरिषद में मंत्रियों की कुल संख्या प्रधानमंत्री को शामिल करके लोकसभा के कुल सदस्यों के 15% से अधिक नहीं हो सकती है। यानी कहने का अर्थ ये हो जाता है कि प्रधानमंत्री यदि देंगे अपने दल में से, यानी जो भी पार्टी है उनमें से मंत्री बनाने के लिए, तो उनमें से कम 15% होनी चाहिए और या तो उनसे कम भी होनी चाहिए, लेकिन 15% से ज़्यादा सदस्य नहीं होनी चाहिए मंत्री मतलब नियुक्ति के लिए। ठीक है, तो चलिए हम लोग आगे देखते हैं अनुच्छेद 75 के 2। दोस्तों देखिए, अनुच्छेद 75 के 2 में जो कहा गया है, प्रधानमंत्री और मंत्री मतलब सभी मंत्री राष्ट्रपति के प्रसाद पर्यंत तक कार्य करेंगे। दोस्तों, प्रसाद पर्यंत का अर्थ क्या हो गया उसको हम लोग समझ लेते हैं। कहने का अर्थ यह होता है कि राष्ट्रपति जब चाहे मतलब जब तक चाहे उतने समय तक प्रधानमंत्री को रख सकते हैं। यह कैसे? इसका मतलब ये हो गया कि राष्ट्रपति जब चाहे उनको हटा सकते हैं, लेकिन इसका भी कुछ रूल होता है। जैसे देखिए, प्रधानमंत्री तब तक नहीं हट सकते हैं, एक तो होता है अविश्वास प्रस्ताव के द्वारा, दूसरा दोस्तों यह हो जाता है कि यदि जिस दल के प्रधानमंत्री हैं उस दल का बहुमत यदि कम हो जाता है, यानी पूर्ण बहुमत नहीं मिल पाता है, तो उस समय क्या कर दिया जाता है? राष्ट्रपति द्वारा प्रधानमंत्री को बर्खास्त कर दिया जाता है और फिर किसी व्यक्ति को मतलब उसी दल में से या उन्हीं को कहा जाता है कि आप अपने दल की बहुमत सिद्ध कीजिए, फिर आपको राष्ट्रपति प्रधानमंत्री बना दिया जाएगा। ठीक है, राष्ट्रपति के द्वारा प्रधानमंत्री बना दिया जाएगा, ऐसा कहा जाता है अनुच्छेद 75 के 2 में। ठीक है, प्रसाद पर्यंत का अर्थ यही हो जाता है कि जब तक राष्ट्रपति चाहे तब तक प्रधानमंत्री की नियुक्ति रहेगी। ठीक है, उसके बाद आगे देखिए, आगे जो कहा गया दोस्तों अनुच्छेद 75 के 3 में, मंत्रिपरिषद सामूहिक रूप से, गौर कीजिएगा दोस्तों, मंत्रिपरिषद सामूहिक रूप से लोकसभा के प्रति उत्तरदायी होती है और व्यक्तिगत रूप से राष्ट्रपति के प्रति उत्तरदायी होते हैं। इस बात को आप ध्यान से रखें। सामूहिक रूप से किसके पास दोस्तों? लोकसभा, और व्यक्तिगत रूप से राष्ट्रपति के प्रति उत्तरदायी होते हैं मंत्रिपरिषद। ठीक है, अनुच्छेद 75 का 4 देख लीजिए। इसमें कहा गया है
पद ग्रहण करने से पूर्व प्रधानमंत्री सहित प्रत्येक मंत्री को राष्ट्रपति के सामने पद और गोपनीयता की शपथ लेनी पड़ती है। यानी कहने का अर्थ यह हुआ कि जिस समय प्रधानमंत्री अपने कार्य को संभालेंगे उससे पहले, यानी पद को ग्रहण करने से पहले ही राष्ट्रपति के सामने अपने पद की गोपनीयता की शपथ लेनी पड़ती है। अनुच्छेद 75 की 4 कहा गया है इसमें। आगे देखिए, अनुच्छेद 75 के 5 में जो कहा गया है उसको हम लोग समझ लेते हैं। दोस्तों, मंत्रिपरिषद के सदस्य बनने के लिए वैधानिक दृष्टि से यह आवश्यक है कि व्यक्ति संसद के किसी सदन का सदस्य हो। यदि व्यक्ति मंत्री बनते समय संसद के किसी सदन का सदस्य नहीं है तो उसे 6 महीने के अंदर संसद सदस्य बनना अनिवार्य है, नहीं तो उन्हें यह पद छोड़ना पड़ेगा। दोस्तों, इसको आसान भाषा में समझने के लिए यह कहते हैं, देखिए कैसे समझते हैं इसका। सबसे पहले ये समझिए कि जब लोकसभा का चुनाव होता है तो सभी क्षेत्र से एक एक सांसद चुने जाते हैं। वही सांसद क्या करते हैं, अपने में से किसी एक व्यक्ति को अपना नेता चुनते हैं। उन्हीं नेता को राष्ट्रपति के द्वारा उस दल के प्रधानमंत्री बना दी जाती है और प्रधानमंत्री को यह कहा जाता है कि आप अपने दल में से किन किन व्यक्ति को मंत्री बनाना चाहते हैं उनकी लिस्ट आप दीजिए। ठीक है, तो प्रधानमंत्री क्या करते हैं, उन सभी को उन सभी का लिस्ट देते हैं। ठीक है, और कितना प्रतिशत लिस्ट देना है वो आप पहले ही पढ़ चुके हैं। ठीक है, तो मान लीजिए उसमें से एक ऐसा व्यक्ति है जो संसद में से किसी सदन का सदस्य नहीं है। ठीक है, जो चुने हुए व्यक्ति उसकी बात नहीं कर रहे हैं। ठीक है, उन्हीं लिस्ट में से एक ऐसा व्यक्ति निकल गए जो न संसद में से, न राज्यसभा न लोकसभा किसी के सदस्य नहीं है। तो उनको ये कहा था कि प्रधानमंत्री तो आप बन जाइए, परंतु 6 महीने के बाद आपको हटा दिया जाएगा। कब? जब यदि 6 महीने से पहले आप संसद सदस्य बन जाते हैं तो आप रहेंगे, नहीं तो आप अपना पद आपको छोड़ना पड़ जाएगा। ये कहने का तो अनुच्छेद 75 का 5 है। ठीक है, आगे देखिए अनुच्छेद 78 में क्या कहा गया है। 78 में जो कहा गया है वह है, प्रधानमंत्री का यह कर्तव्य होगा कि वह देश के प्रशासनिक एवं विधायी मामलों तथा मंत्रिपरिषद के निर्णय के संबंध में राष्ट्रपति को सूचना दे, यदि राष्ट्रपति इस प्रकार की सूचना प्राप्त करना आवश्यक समझे तो। ठीक है, यह अनुच्छेद 78 में ऐसा कहा गया है। आगे देखिए दोस्तों, अब हम लोग क्या करते हैं, अनुच्छेद तो हम लोग कंप्लीट कर लिए प्रधानमंत्री से संबंधित। अब हम देखते हैं प्रधानमंत्री से संबंधित महत्वपूर्ण तथ्य को। ठीक है, देखिए तथ्य क्या है दोस्तों। पहला, प्रधानमंत्री किसी मंत्री को त्यागपत्र देने अथवा राष्ट्रपति को उसे बर्खास्त करने की सलाह दे सकते हैं, क्योंकि दोस्तों मंत्रिपरिषद के जो मुखिया होते हैं वो प्रधानमंत्री ही होते हैं। ठीक है, यानी अध्यक्ष कौन होते हैं, प्रधानमंत्री होते हैं, क्योंकि उन्होंने ही मंत्री को मंत्री बनवाए थे। ठीक है, और वे चाहे तो राष्ट्रपति की सहायता से उन्हें बर्खास्त भी करवा सकते हैं। ठीक है, अगला देखिए, प्रधानमंत्री मंत्रिपरिषद का प्रमुख होता है, अतः जब प्रधानमंत्री त्यागपत्र देता है अथवा उनकी मृत्यु हो जाती है तो मंत्रिपरिषद स्वयं ही विघटित हो जाती है, तो अन्य मंत्री कोई कार्य नहीं कर सकते हैं। दोस्तों, ऐसी स्थिति में, जैसी स्थिति तथ्य 2 में बताई गई है, यानी कहने का अर्थ कि या तो त्यागपत्र देते हैं प्रधानमंत्री या तो उनकी मृत्यु होती है। इस स्थिति में क्या होता है, मंत्रिपरिषद स्वयं ही भंग हो जाती है। तो वैसे स्थिति में यह कहा जाता है, मान लीजिए जिस दल के प्रधानमंत्री हैं उस दल में यदि बहुमत है तो क्या कहेंगे कि उसी दल के सभी सदस्यों को राष्ट्रपति कहेंगे कि आप इसी में से किसी एक व्यक्ति को अपना नेता चुनिए और उन्हीं को हम लोग क्या करेंगे, प्रधानमंत्री बना देंगे, और वो प्रधानमंत्री जो नए बनेंगे वे चाहे तो अपना मंत्रिपरिषद जैसा था वैसा ही रख सकते हैं, नहीं तो नए लिस्ट भी दे सकते हैं कि हम इन मंत्रियों को नए फिर से नियुक्त करना चाहते हैं। ठीक है, फैक्ट 2 ये था। ठीक है, अब तीसरा देख लीजिए क्या कहते हैं। इसमें जो कहा गया है, प्रधानमंत्री नीति आयोग, राष्ट्रीय विकास परिषद, राष्ट्रीय एकता परिषद, अंतर्राज्यीय परिषद तथा राष्ट्रीय जल संसाधन परिषद का अध्यक्ष होता है। यानी ये सभी जो दिया गया है इन सभी के अध्यक्ष कौन होते हैं, प्रधानमंत्री होते हैं। ठीक है, आगे देखिए इसमें जो दिया गया है पहला, इसका देखिए दोस्तों, इसमें तीसरा फैक्ट है कि भारत का जो प्रधानमंत्री बनने की न्यूनतम उम्र होती है वह कितना होती है दोस्तों, वह होती है 25 वर्ष। ठीक है, वैसे संविधान में इसका मेंशन नहीं है कि हाँ 25 वर्ष ही होनी चाहिए। ठीक है दोस्तों, इसको ऐसे मान लिया जाता है कि प्रधानमंत्री बनने के लिए संसद सदस्य तो होना चाहिए। ठीक है, या कोई अन्य मंत्री बनने के लिए भी संसद सदस्य होनी चाहिए। लेकिन देखिए दोस्तों, संसद सदस्य होने की न्यूनतम उम्र क्या है, या तो आप राज्यसभा में बनना चाहते हो तो 30 वर्ष होनी चाहिए, यदि आप लोकसभा में बनना चाहते हैं
तो आप 25 वर्ष के होने चाहिए। तो दोस्तों प्रधानमंत्री या तो राज्यसभा से भी बन सकते हैं, लोकसभा से भी बन सकते हैं। तो इस स्थिति में क्या होता है, न्यूनतम उम्र जो हो जाता है वह होता है 25 वर्ष, क्योंकि राज्यसभा के लिए 30 वर्ष चाहिए और लोकसभा के लिए 25 वर्ष चाहिए। सॉरी मतलब हाँ, सांसद जो दिया गया है लोकसभा के लिए वो 25 वर्ष चाहिए। तो क्या हो जाता है कि 25 वर्ष इसको न्यूनतम उम्र प्रधानमंत्री बनने के लिए मान लिया गया है। ठीक है, उसका देखिए वैसा संविधान में जिसका कोई वर्णन नहीं, जिसकी आप लोग को तुरंत बता दिए हम लोग, है ना, उसको आप कवर करेंगे। आप चौथा फैक्ट देखिए, प्रधानमंत्री में सबसे बड़ा कार्यकाल प्रथम प्रधानमंत्री पंडित जवाहरलाल नेहरू का रहा। वह कुल 16 वर्ष 9 महीने और 12 दिन तक प्रधानमंत्री के पद पर रहे थे। कौन दोस्तों, पंडित जवाहरलाल नेहरू। ठीक है, पांचवा फैक्ट देखिए, एक कार्यकाल में सबसे कम समय तक प्रधानमंत्री के पद पर रहने वाले अटल बिहारी वाजपेयी जी थे, जो 13 दिन मात्र बने हुए थे। ठीक है, उनके बाद देखिए ऐसे प्रधानमंत्री जो कभी लोकसभा में उपस्थित नहीं हुए हैं वे हैं चरण सिंह। ठीक है, उनके बाद जो दिया गया है, विश्वास मत प्राप्त करने में असफल होने वाले प्रथम प्रधानमंत्री विश्वनाथ प्रताप सिंह थे। इसके बाद है सबसे अधिक उम्र में प्रधानमंत्री बने वे मोरारजी देसाई थे। उसके बाद सबसे कम उम्र में जो प्रधानमंत्री बने थे वो राजीव गांधी थे। ठीक है, इसके बाद देखिए इसमें जो कहा गया है, भारत के प्रथम गैर कांग्रेसी प्रधानमंत्री मोरारजी थे। ठीक है, मोरारजी देसाई थे। उसके बाद जो लास्ट फैक्ट है 11 नंबर, भारत में 3 प्रधानमंत्री की मृत्यु कार्यकाल के दौरान हुई। वे देखिए, एक है पंडित जवाहरलाल नेहरू, दूसरे हैं लाल बहादुर शास्त्री और तीसरे हैं श्रीमती इंदिरा गांधी। ये तीनों प्रधानमंत्री हैं, इनकी मृत्यु अपने कार्यकाल के दौरान ही हो गई थी। ठीक है दोस्तों, अब हम लोग प्रीवियस ईयर क्वेश्चंस को कर लेते हैं। ठीक है, देखिए पहला प्रीवियस ईयर क्वेश्चंस जो है इसमें कहा गया है कि यथार्थ में कार्यपालिका की समस्त सत्ता निम्नलिखित में से किसमें निहित होती है। ठीक है दोस्तों, इसका सही आंसर है मंत्रिपरिषद, ऑप्शन में इसका राइट आंसर हो जाएगा। इसी तरह से हम लोग दूसरा प्रश्न को देखते हैं। दूसरा प्रश्न में जो कहा गया है, भारत के केंद्रीय मंत्रिपरिषद की बैठक की अध्यक्षता करते हैं, कौन करते हैं। ऑप्शन ए में दिएगा राष्ट्रपति, बी में उपराष्ट्रपति, सी में प्रधानमंत्री, डी में कहता है मंत्रिपरिषद के सदस्य बारी बारी से। ठीक है, तो वो करते हैं प्रधानमंत्री। ऑप्शन नंबर सी इसका राइट आंसर हो जाएगा। ठीक है, इसी तरह से हमारा प्रश्न नंबर 3 जो है इसमें कहा गया है, मंत्रिपरिषद निम्नलिखित में से किसके प्रसाद पर्यंत पदासीन रहते हैं। ठीक है, तो इस प्रश्न का सही आंसर है ऑप्शन नंबर बी, यानी लोकसभा के प्रति प्रसाद पर्यंत। ठीक है, आगे देखिए प्रश्न नंबर 4 में जो कहा गया है, कौन व्यक्ति मंत्रिपरिषद का सदस्य हो सकता है। ठीक है, तो इस प्रश्न का सही जो आंसर है दोस्तों ऑप्शन नंबर सी, यानी संसद सदस्य मंत्रिपरिषद के सदस्य हो सकते हैं। ठीक है, इसी तरह से हमारा अगला प्रश्न जो है वह है, क्या राज्यसभा में मनोनीत व्यक्ति मंत्रिपरिषद का सदस्य बन सकता है। हाँ, बन सकता है, इसका ए राइट आंसर हो जाएगा। ठीक है, आगे जो प्रश्न दिया गया है इसमें कहा गया है 6 नंबर प्रश्न है, कोई व्यक्ति संसद के किसी भी सदन का सदस्य हुए बिना केंद्र में कितनी अवधि तक मंत्री रह सकते हैं। इसका आंसर दोस्तों 6 महीना हो जाएगा। ठीक है, 6 महीने के अंदर उनको क्या करना होता है, संसद के किसी सदन का सदस्य बनना होता है। ठीक है, अगला देखिए आगे जो दिया गया है प्रश्न नंबर 7, भारत के प्रधानमंत्री नियुक्त होते हैं या निर्वाचित होते हैं या मनोनीत होते हैं या चयनित होते हैं। दोस्तों वो राष्ट्रपति के द्वारा नियुक्त किए जाते हैं। ऑप्शन नंबर इसका राइट आंसर हो जाएगा। ठीक है, अगला प्रश्न देखिए, इसमें जो कहा गया है, प्रधानमंत्री की नियुक्ति कौन करता है। दोस्तों प्रधानमंत्री की नियुक्ति करते हैं वह करते हैं राष्ट्रपति। ऑप्शन नंबर इसका राइट आंसर हो जाएगा। ठीक है, इस तरह से हमारा 9वां प्रश्न है, भारत में एक व्यक्ति अधिक से अधिक कितनी बार प्रधानमंत्री पद पर नियुक्त हो सकते हैं। दोस्तों इसकी कोई सीमा नहीं है, आप कितनी भी बार चाहें तो बन सकते हैं। तो इसका आंसर डी हो जाएगा। ठीक है, हमारा एक और प्रश्न है उसको देख लीजिए। इसमें जो कहा गया है 10
मतलब प्रश्न नंबर 10 है, भारत में शक्तियों का प्रमुख उभरता केंद्र है, कौन है? तो वह है प्रधानमंत्री। ठीक है दोस्तों, इस वीडियो लेक्चर में हम लोग इतना ही कवर करेंगे। उम्मीद है इस वीडियो लेक्चर में जो भी पढ़ाया गया है आपको समझ में आ गया होगा। यदि नहीं आता है तो आप इसको दोबारा ज़रूर देखिएगा, और यह वीडियो आपको कैसा लगा कमेंट सेक्शन में ज़रूर बताइएगा। और यदि पहली बार इस चैनल पर विजिट कर रहे हैं, चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिएगा, बेल आइकन को प्रेस करके नोटिफिकेशन ऑन करके रखिएगा, ताकि आने वाले वीडियो का नोटिफिकेशन सबसे पहले आपके पास पहुँच जाए। धन्यवाद। जय हिंद, जय भारत।